दोस्तों, नॉर्वे की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक नई सड़क बनाने का काम तेजी से चल रहा होता है। स्थानीय लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर इस पहाड़ को काट कर सड़क बनाना चाहती है। आखिरकार ब्लास्ट करने का समय आता है। जैसे ही आखिरी विस्फोट किया जाता है, पूरा पहाड़ जोर से हिल उठता है। चारों तरफ धूल और पत्थरों का गुबार फैल जाता है, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि इस धमाके के साथ एक भयानक आफत भी जाग चुकी है। अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढह जाता है और वहां काम कर रहे कई मजदूर मलबे के नीचे दब जाते हैं। घटना की खबर मिलते ही सरकार तुरंत राहत और बचाव दल भेजती है। शुरुआत में सभी को लगता है कि यह कोई भूकंप या निर्माण कार्य के दौरान हुआ हादसा है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके का जायजा लिया जाता है तो एक बेहद अजीब नजारा सामने आता है। जहाँ हादसा हुआ था वहाँ जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो कोई विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया हो। इतना ही नहीं, कुछ ही दूरी पर जमीन पर बने विशाल पैरों के निशान देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। ये निशान किसी इंसान या सामान्य जानवर के नहीं, बल्कि किसी बेहद विशाल और रहस्यमयी जीव के लग रहे थे। इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए सरकार देश भर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की एक विशेष बैठक बुलाती है। इसी टीम में मशहूर जीवाश्म वैज्ञानिक नोरा को भी शामिल किया जाता है। मीटिंग में सभी अपनी अपनी राय रखते हैं। एक भूवैज्ञानिक का मानना था कि ये धमाका जमीन के नीचे मौजूद मीथेन गैस के फटने की वजह से हुआ होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, इतने विशाल पैरों के निशान आखिर किसके थे। इसी बीच एक कंप्यूटर विशेषज्ञ एक अहम सबूत लेकर आता है। वह हादसे के समय रिकॉर्ड हुआ एक वीडियो रिकवर करने में सफल हो जाता है। वीडियो में दिखाई देता है कि स्थानीय लोग सड़क निर्माण का विरोध कर रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और वहां भगदड़ मच जाती है। नोरा इस वीडियो को बार बार ध्यान से देखती है। उसे लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा छिपा है जिसे बाकी लोग नहीं देख पाए। वह वीडियो को स्लो मोशन में चलाती है। तभी धूल के गुबार के बीच उसे एक विशाल काली परछाई दिखाई देती है और अगले ही पल वीडियो में कहीं दूर से एक डरावनी और भारी गर्जना सुनाई देती है। ये देखकर नोरा को यकीन होने लगता है कि इस हादसे के पीछे कोई प्राकृतिक कारण नहीं, बल्कि कोई विशाल जीव मौजूद है। उसी समय एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने घर में आराम से चाय पी रहे होते हैं। तभी अचानक उनके कप में रखी चाय अपने आप हिलने लगती है। कुछ ही सेकंड में पूरा घर जोर जोर से कांपने लगता है। उन्हें लगता है कि भूकंप आया है, इसलिए दोनों तुरंत अपने घर के तहखाने में छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वे सावधानी से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका पूरा घर बुरी तरह टूट चुका था और दूर अंधेरे में एक विशाल रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। ये सब देखने के बाद नोरा फैसला करती है कि अब उसे खुद घटना स्थल पर जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। सरकार उसकी बात मान लेती है और उसके साथ आंद्रेयास नाम के एक अधिकारी को भेजती है। दोनों उस रहस्यमयी इलाके की ओर रवाना हो जाते हैं। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद नोरा और उसका साथी आंद्रेयास सेना के अधिकारी कैप्टन होल्म से पूरी जानकारी लेते हैं। होल्म बताता है कि उस रहस्यमयी जीव के पैरों के निशान करीब 20 किलोमीटर तक दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद अचानक गायब हो गए। ये बात सुनकर नोरा का शक और भी मजबूत हो जाता है कि इन निशानों के पीछे कोई विशाल जीव ही है। इसके बाद दोनों उस बुजुर्ग दंपत्ति से मिलते हैं जो इस हादसे में किसी तरह बच गए थे। वे बताते हैं कि जब वे तहखाने में छिपे हुए थे तब उन्होंने एक बेहद अजीब आवाज सुनी थी। वह आवाज किसी डरावनी दहाड़ जैसी नहीं, बल्कि एक उदास और रहस्यमयी धुन जैसी थी, मानो कोई अनजाना जीव अपना दर्द बयां कर रहा हो। नोरा खुद उन विशाल पैरों के निशानों के बीच उतरती है। वह अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से हर कोने की जांच करती है ताकि उसे उस रहस्यमयी जीव का कोई बाल, खून या दूसरा सबूत मिल सके, लेकिन वहाँ सिर्फ टूटे हुए पत्थर और मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद नोरा और आंद्रेयास हेलीकॉप्टर से उस इलाके का चक्कर लगाते हैं जहाँ जाकर पैरों के निशान अचानक खत्म हो गए थे। वे आधुनिक मशीनों से जीवन के हर संकेत को तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा फिर भी शून्य ही निकलता है। इन अजीब घटनाओं के बीच नोरा को अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसके पिता हमेशा पहाड़ों में रहने वाले एक रहस्यमयी दैत्य की कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन नोरा ने कभी उन बातों पर विश्वास नहीं किया। धीरे धीरे इसी वजह से दोनों के रिश्तों में दूरी आ गई थी। अब जब हर वैज्ञानिक जवाब देने में नाकाम हो चुका था तो नोरा के पास अपने पिता के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वो पहाड़ों के बीच बने उनके छोटे से घर पहुँचती है और उन्हें अब तक हुई सारी घटनाओं के बारे में बताती है। जैसे ही उसके पिता उन विशाल पैरों के निशानों के बारे में सुनते हैं, उनकी आंखों में चमक आ जाती है। बिना एक पल गवाए वे कहते हैं, ये कोई साधारण जीव नहीं बल्कि सदियों पुराना ट्रोल है। हालांकि ये बात सुनने में किसी कहानी जैसी लगती थी, लेकिन नोरा जानती थी कि उसके पिता इन पहाड़ों को किसी भी इंसान से बेहतर जानते हैं। इसीलिए वो उनके साथ एक बार फिर उस रहस्यमयी घाटी में लौटने का फैसला करती है। तीनों हेलीकॉप्टर से उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पैरों के निशान खत्म हुए थे। वहाँ पहुँचते ही नोरा के पिता अपनी
पुरानी और फटी हुई नक्शे को निकालकर आसपास की पहाड़ियों का मिलान करने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे वर्षों से इसी पल का इंतजार कर रहे हों। नोरा और आंद्रेयास को उनके इस जुनून पर थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन वे उनकी बात मानकर आगे बढ़ते हैं। अचानक नोरा के पिता हवा को सूंघते हैं और तुरंत अपनी पुरानी डायरी निकाल लेते हैं। उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसी समय उन तीनों के पीछे मौजूद विशाल पत्थर का पहाड़ धीरे धीरे हिलने लगता है। नोरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। जिसे वे अब तक एक साधारण पहाड़ समझ रहे थे, वो असल में एक विशाल ट्रोल था जो सदियों की नींद से जागकर अब उनके सामने खड़ा हो चुका था। विशाल ट्रोल को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर नोरा, उसके पिता और आंद्रेयास किसी तरह भागकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। अब पहली बार उस दैत्य का पूरा रूप साफ दिखाई देता है। वो किसी विशाल पत्थर जैसे जीव की तरह दिखता था, जिसका आकार किसी भी इमारत से बड़ा था। हेलीकॉप्टर को देखकर वो जोरदार दहाड़ लगाता है और उसकी आवाज पूरे पहाड़ों में गूंज उठती है। इस पूरी घटना की लाइव तस्वीरें सीधे सरकार के गुप्त कंट्रोल रूम तक पहुंच रही थीं। वहां मौजूद सभी अधिकारी उस विशाल ट्रोल को देखकर दंग रह जाते हैं। अब नोरा को भी यकीन हो जाता है कि उसके पिता इतने सालों से झूठ नहीं बोल रहे थे। सैन्य अड्डे पर पहुंचने के बाद उसके पिता गुस्से में बताते हैं कि अगर इंसानों ने पहाड़ को काटने की कोशिश न की होती तो ये ट्रोल कभी नहीं जागता और किसी इंसान पर हमला भी नहीं करता। लेकिन रक्षा मंत्री उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो उन्हें पागल समझकर सैनिकों से बाहर ले जाने का आदेश दे देता है। नोरा प्रधानमंत्री से कुछ समय मांगती है ताकि वो इस जीव के बारे में सच्चाई पता लगा सके, लेकिन प्रधानमंत्री साफ कह देती हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। सरकार ने ट्रोल को मारने के लिए सेना भेजने का फैसला कर लिया है। हालांकि नोरा, उसके पिता और आंद्रेयास हार नहीं मानते। वे कर्नल क्रिस से अनुरोध करते हैं कि उन्हें भी इस मिशन में साथ ले जाया जाए। कुछ देर सोचने के बाद क्रिस उनकी बात मान लेता है। रात होते ही सेना के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और भारी हथियार ट्रोल के रास्ते में तैनात कर दिए जाते हैं। ड्रोन के जरिए पूरी कार्रवाई की लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री और बाकी अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही थीं। सभी लोग सांस रोककर ट्रोल का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर बाद जंगल के अंधेरे से वो विशाल ट्रोल बाहर निकलता है। उसे जैसे ही खतरे का एहसास होता है, वो वहीं रुक जाता है। तभी सेना को हमला करने का आदेश मिल जाता है। पहले मिसाइलें दागी जाती हैं, जोरदार धमाके होते हैं और पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। लेकिन जब धुआं हटा है तो ट्रोल बिना किसी चोट के वहीं खड़ा दिखाई देता है। इसके बाद टैंक लगातार गोलाबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन इतनी ताकतवर तोपें भी उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं डाल पाती। अब ट्रोल पूरी तरह गुस्से में आ जाता है। कर्नल क्रिस तुरंत सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देता है। पूरा युद्ध क्षेत्र अफरा तफरी में बदल जाता है। इसी दौरान लाइव प्रसारण भी बंद हो जाता है। भागते हुए सैनिकों में से एक बदकिस्मत जवान को ट्रोल अपने हाथ में पकड़कर सीधे निगल जाता है। ये खौफनाक नजारा देखकर बाकी सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी नोरा के पिता अकेले ट्रोल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वे बिना किसी डर के उसके सामने खड़े हो जाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि ट्रोल भी उन्हें देखकर शांत हो जाता है। ऐसा लगता था जैसे वो उनके इरादों को समझ गया हो। लेकिन तभी पीछे छिपा एक सैनिक ट्रोल पर गोलियां चला देता है। अचानक हुए इस हमले से ट्रोल फिर से भड़क उठता है। वो अपनी विशाल पूंछ से एक जोरदार वार करता है, जिससे नोरा के पिता दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद वो गोली चलाने वाले सैनिक को अपने पैर के नीचे कुचल देता है। इतना सब होने के बावजूद ट्रोल आगे हमला नहीं करता और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नोरा के पिता बुरी तरह घायल हो चुके थे। अपनी आखिरी सांसों में वे सिर्फ इतना कहते हैं, राजा, चर्च, और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अपने पिता की मौत से नोरा पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन कुछ समय बाद जब वो उनकी पुरानी डायरी पढ़ती है तो उसे एक बेहद अहम सुराग मिलता है। डायरी में लिखा था कि प्राचीन समय में लोग चर्च की घंटियों की आवाज से ट्रोल को दूर भगाया करते थे, क्योंकि वो इस आवाज को बिल्कुल सहन नहीं कर पाता था। यही बात आगे चलकर इंसानों की सबसे बड़ी उम्मीद बनने वाली थी। उधर ट्रोल अब एक बड़े जंगल और नेशनल पार्क की तरफ बढ़ चुका था। में पहुंच चुका था। उसे देखते ही वहां मौजूद सभी पर्यटक अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच सेना एक नई योजना के साथ मैदान में उतरती है। 4 हेलीकॉप्टरों पर विशाल चर्च की घंटियां लटकाई जाती हैं और वे चारों दिशाओं से ट्रोल को घेर लेते हैं। जैसे ही घंटियां बजती हैं, उनकी तेज आवाज ट्रोल को बेचैन कर देती है। वो दर्द से अपना सिर पकड़ लेता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि इंसानों की ये नई योजना सफल हो जाएगी, लेकिन तभी ट्रोल पास रखा एक बड़ा लोहे का कैबिन उठाकर पूरी ताकत से हेलीकॉप्टर की तरफ फेंक देता है। एक हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर हवा में ही टकराकर जंगल में गिर जाता है और जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। इसके बाद ट्रोल 2 और हेलीकॉप्टरों को भी तबाह कर देता है। उसी समय एक गिरता हुआ हेलीकॉप्टर नीचे खड़ी एक छोटी बच्ची की तरफ बढ़ने लगता है। उसका पिता बिना अपनी जान की परवाह किए दौड़कर अपनी बेटी को सीने से लगा लेता है। ऐसा लगता है कि अब दोनों की मौत तय है, लेकिन तभी सबको हैरान करते हुए ट्रोल अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाता है और गिरते हुए हेलीकॉप्टर को बीच हवा में ही पकड़ लेता है। इस तरह पिता और बेटी दोनों की जान बच जाती है। ये नजारा देखकर नोरा और उसके साथी भी हैरान रह जाते हैं। ट्रोल कुछ पल उस पिता को अपनी बेटी की रक्षा करते हुए देखता रहता है। शायद उसे अपने अतीत की कोई याद आ जाती है। वो गुस्से में हेलीकॉप्टर को अपने हाथों से कुचल देता है, लेकिन उन दोनों इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद वो चुपचाप वहां से दूसरी दिशा में चला जाता है। अब पूरे नॉर्वे में ट्रोल के होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। कुछ ही घंटों में ये खबर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खी बन जाती है। सरकार तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है। प्रधानमंत्री लोगों से शांत रहने की अपील करती हैं और भरोसा दिलाती हैं कि सेना जल्द ही हालात पर काबू पा लेगी। साथ ही शहरों को खाली कराने का काम भी तेज कर दिया जाता है। इधर नोरा बार बार अपने पिता के आखिरी शब्दों के बारे में सोचती रहती है, राजा, चर्च। अचानक उसे एहसास होता है कि उसके पिता आखिर कहना क्या चाहते थे। वो तुरंत शाही महल पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग शाही सलाहकार से होती है, जो मानो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो नोरा को महल के नीचे बने एक बेहद पुराने गुप्त तहखाने में ले जाता है। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पूरा तहखाना विशाल हड्डियों से भरा हुआ था। बुजुर्ग बताता है कि ये जगह कभी ट्रोलों के राजा का घर हुआ करती थी। सदियों पहले नॉर्वे के राजा सेंट ओलाफ ने लगभग सभी ट्रोलों का सफाया कर दिया था, लेकिन एक छोटे ट्रोल को जानबूझकर नहीं मारा गया। उसे दूर पहाड़ों में कैद करके छोड़ दिया गया ताकि वो हमेशा के लिए दुनिया से अलग हो जाए। और अब सड़क निर्माण के दौरान हुए विस्फोट ने उसी आखिरी बचे हुए ट्रोल को जगा दिया था। तभी नोरा को समझ में आता है कि ये ट्रोल अंधाधुंध हमला नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने खोए हुए घर और अपने पूरे परिवार के विनाश का बदला लेने निकला है। शाही महल से निकलने के बाद नोरा उस विशाल ट्रोल की हड्डियों का अध्ययन करने लगती है। तभी वो गलती से उन हड्डियों पर तेज रोशनी डालती है। हैरानी की बात ये थी कि रोशनी पड़ते ही हड्डियों में बदलाव होने लगता है। यही से नोरा को समझ आ जाता है कि पुरानी लोक कथाएं सच थी। सूरज की सीधी रोशनी ही ट्रोल की सबसे बड़ी कमजोरी थी। बस यही से वो ट्रोल को हराने की आखिरी योजना बनाती है। सबसे पहले वो अपने साथियों को फोन करती है। फिर वे ट्रोल के राजा की विशाल खोपड़ी को एक ट्रक में रखकर राजधानी की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर ट्रोल भी धीरे धीरे राजधानी की सीमा में प्रवेश कर चुका था। पूरे शहर में खतरे का सायरन बजने लगता है और सेना ट्रोल पर मिसाइल दागने की तैयारी शुरू कर देती है। लेकिन ठीक लॉन्च से कुछ सेकंड पहले नोरा की साथी एना सेना के सिस्टम को हैक करके मिसाइल लॉन्च को कुछ समय के लिए रोक देती है। इधर नोरा अपनी गाड़ी से ट्रोल का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। जैसे ही ट्रोल उसके पास आता है, ट्रक के पीछे रखा विशाल सिर दिखाई देता है। अपने पूर्वज की खोपड़ी को देखते ही ट्रोल अचानक रुक जाता है। उसका गुस्सा एक पल में दर्द में बदल जाता है। वो धीरे धीरे खोपड़ी को उठाकर अपने सीने से लगा लेता है और दर्द भरी आवाज में रोने लगता है। लेकिन तभी पास की इमारत के शीशे में अपनी ही परछाई देखकर वो चौंक जाता है। घबराहट में उसके हाथ से वो खोपड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है। अब ट्रोल का दुख फिर से भयानक गुस्से में बदल जाता है। वो सीधे नोरा के पीछे दौड़ पड़ता है। नोरा पूरी रफ्तार से गाड़ी भगाती है और उसे शहर से बाहर पहले से तैयार किए गए जाल की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन ट्रोल लगातार हमला करता रहता है। आखिरकार वो अपनी ताकत से नोरा की गाड़ी को चकनाचूर कर देता है। नोरा किसी तरह छलांग लगाकर अपनी जान बचा लेती है। अब ट्रोल उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी अचानक पूरे इलाके में खड़ी सैकड़ों गाड़ियों के हॉर्न एक साथ बजने लगते हैं। आवाज सुनकर ट्रोल कुछ पल के लिए रुक जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर नोरा का साथी उसे वहां से सुरक्षित निकाल लेता है। लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आ जाती है। सेना का मिसाइल सिस्टम दोबारा चालू हो चुका था। अगर अब मिसाइल दागी जाती तो ट्रोल के साथ वहां मौजूद सभी लोग भी मारे जाते। इसी दौरान नोरा की टीम पहले से तैयार किए गए विशाल यूवी लाइट सिस्टम को चालू कर देती है। तेज रोशनी पड़ते ही ट्रोल के शरीर से धुआं निकलने लगता है। लड़ाकू विमान भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन पायलट देख लेते हैं कि नीचे आम लोग मौजूद हैं।
वे तुरंत हमला रोकने की मांग करते हैं। हालांकि एक अधिकारी जिद करता है कि ट्रोल को हर हाल में मार दिया जाए, चाहे निर्दोष लोग ही क्यों न मारे जाए, लेकिन एना उसे रोक देती है और मिसाइल हमला रद्द कर दिया जाता है। अब ट्रोल पूरी तरह तेज रोशनी में फंस चुका था। वो दर्द से भयानक चीखें मारने लगता है। ये देखकर नोरा को अपने पिता की बातें याद आ जाती हैं। वो दौड़कर सारी लाइटें बंद कर देती है और बिल्कुल अपने पिता की तरह ट्रोल से शांत आवाज में कहती है कि वो वापस अपने पहाड़ों में लौट जाए। ऐसा लगता है जैसे ट्रोल उसकी बात समझ भी गया हो। लेकिन तभी सुबह का सूरज निकल आता है। सूरज की सीधी किरणें ट्रोल के पूरे शरीर पर पड़ती हैं। धीरे धीरे उसका शरीर पत्थर में बदलने लगता है। कुछ ही पलों में वो वहीं हमेशा के लिए जम जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। इस तरह सदियों पुरानी एक दर्दनाक कहानी का अंत हो जाता है। ट्रोल इंसानों का दुश्मन बनकर नहीं जागा था, बल्कि वो सिर्फ अपना खोया हुआ घर और अपना परिवार तलाश रहा था। अगर ट्रोल का दूसरा पार्ट भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर 300 लाइक्स का छोटा सा टारगेट पूरा कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर स्पैम कर देना। और अगर वीडियो आपको जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो बनाने की हिम्मत देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।